आज की लाइव क्लास में सभी का वेलकम। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं एक मोटिवेशनल शेयर के साथ में। कह दो आंधी तूफान और जीवन के संघर्षों को, कह दो आंधी तूफान और जीवन के संघर्षों को कि हम दिलेर हैं। कह दो संघर्ष और तूफान और आंधियों को कि हम दिलेर हैं, हम आम इंसान नहीं, भारत देश के शेर हैं, भारत देश के शेर हैं। इसलिए आप शेर सैन्य हैं, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आज पत्र लेखन, प्रारूप लेखन और लेख पर लाइव क्लास को लेके आ रहे हैं प्रोफेसर मधु वर्मा जी। सभी को नमस्कार। आज हम अपनी इस क्लास में पत्र लेखन और निबंध पर बात करेंगे। पत्र लेखन में जो आपके पाठ्यक्रम में है प्रारूप लेखन, जिन पत्रों का नाम दिया गया है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कार्यालय, सामान्य जो कार्यालयी पत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। इस प्रारूप लेखन में जो मुख्य चीज़ है वो है इसका प्रारूप, यानी कि अगर आप प्रारूप को समझ लेते हैं तो बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो अब हम प्रारूप लेखन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कार्यालय आदेश। अब कार्यालय आदेश दिया क्यों जाता है, किस लिए? तो किसी भी कार्य की अनुपालना के लिए, जिसमें नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, अवकाश की स्वीकृति आदि चीज़ों को लेकर के उच्च अधिकारी के द्वारा ये आदेश जो है वो जारी किया जाता है। किसी भी कार्यालय पत्र में हमें ध्यान रखना है कि वो कार्यालय पत्र जो है वो सामान्य रूप से संबोधित होता है, व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं होता। और कार्यालय आदेश जो है उसकी भाषा हमेशा ही औपचारिक होती है, इसलिए हमें ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कर रहे हैं तो जो कार्यालय इस आदेश को जारी कर रहा है उस विभाग का या कार्यालय का नाम और उसके बाद उसका पता होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करना है, हमें कार्यालय का नाम एवं पता लिखना है। फिर पत्रावली क्रमांक, पत्र संख्या, फाइल नंबर वगैरह जो हम लिखेंगे वो पत्र क्रमांक संख्या में आएगा। तो यहाँ पर हमें पत्र क्रमांक में क्या लिखना है, पत्र संख्या, पत्रावली संख्या, डिस्पैच नंबर, ये सब जो है हमें क्रमांक में लिखना है। और उसके बाद जिस दिनांक को आप ये पत्र जारी कर रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर हमें लिखनी है। कार्यालय आदेश शब्द यहाँ पर हम लिखेंगे और उसके बाद मुख्य चीज जो मध्य भाग है, विषय वस्तु, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो जारी करने वाला अधिकारी है उसका नाम, पदनाम और उसका हस्ताक्षर होगा। यदि अधीनस्थ कोई जारी कर रहा है तो आज्ञा से शब्द लिखा जाता है। अगर वही व्यक्ति है जारी करने वाला तो आज्ञा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हस्ताक्षर और पदनाम आ जाएगा। ये हमें देखना है। और उसके बाद क्योंकि इसकी प्रतिलिपि, कॉपी भी जाएगी सूचना के लिए और आवश्यक कार्यवाही हेतु, तो इसलिए यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, पत्र क्रमांक और दिनांक लिखना है। और जिसको ये पत्र जाएगा उनको क्रम से लिखना है। क्रम ये रहना चाहिए वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, यानी कि जो वरिष्ठ है उसका नाम पहले आएगा और उसके बाद नीचे और अंत में रक्षित पत्रावली रखी जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद जो प्रेषक अधिकारी है उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके बाद उसका पद नाम यहाँ पर होगा। तो ये ऑफिस कॉपी जो है वो हमारे पास तैयार हो जाती है। इसी का एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर देखिए, सामान्य जो कार्यालय आदेश है, पहले ये विभाग का नाम आ गया और ये आ गया सारा पता। इसके बाद यहाँ पर पत्र क्रमांक है और यहाँ पर दिनांक है। दिनांक में ध्यान रखना है, दिनांक का जो तरीका है, आप पहले दिनांक जो आज की दिनांक है, जैसे हम ले रहे हैं 8 जून,
तो 8 जून लिखने के बाद आपको कोमा लगाना है और फिर उसके बाद 2024 लिखना है। और कार्यालय आदेश शब्द आ गया यहाँ पर और मुख्य भाग लिख दिया हमने यहाँ पर, और उसके बाद जो है हस्ताक्षर और यहाँ पर आ गया है पदनाम। तो हस्ताक्षर और फिर उसके बाद हमें पदनाम लिखना है। ये समस्त जो कार्यालय पत्र है उनके लिए। अगला जो पत्र है हमारे पास अर्धशासकीय पत्र है, डीओ लेटर, जिसे हम कहते हैं डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर। ये जो अर्धशासकीय पत्र है ये थोड़ा सा निजीपन लिए हुए होते हैं, इसलिए ये पत्र जो हैं आत्मीय स्पर्श के साथ लिखे जाते हैं और इसके साथ इसकी प्रतिलिपि नहीं दी जाती है। और भवदीय के स्थान पर मुख्य चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, आपका या शुभेच्छु लिखा जाता है और महोदय के स्थान पर श्री, श्रीमती, श्रीमान जो भी संबोधन हमें करना है वो करना है। तो महोदय की बजाय हमें उस व्यक्ति का नाम जो है वो सम्मान पूर्वक लिखना है और भवदीय के स्थान पर आपका या शुभेच्छु लिखना है। ये एक ऐसा पत्र है जहाँ पर हम अन्य पुरुष शैली की बजाय प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। ये इस पत्र में अंतर है बाकियों से। और अंत में हमें ध्यान रखना है मंगल कामनाओं का संदेश जो है प्रेषक के द्वारा दिया जाता है। कुछ चीज़ें इसमें हस्तलिखित होती हैं, जिसमें आप जब श्रीमती या श्रीमान लिख रहे हैं उसके बाद जब व्यक्ति का नाम लिखेंगे वो आपका हस्तलिखित होना चाहिए। और मंगल कामनाएं जो हैं ये भी हस्तलिखित होती हैं। बाकी सारा पत्र जो है वो आप टाइप करवाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं अर्धशासकीय पत्र का जो प्रारूप है, यहाँ पर प्रेषक का नाम और पद, और यहाँ पर हमने लिखा है इसका विभाग। अब देखिए क्या है, पत्र क्रमांक जब हम दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। यहाँ पर हमें पीछे जो हमने पत्र किया था वहाँ पर तो सिर्फ पत्र क्रमांक था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। वैसे ही हमने यहाँ दिनांक लिखी है, विषय और संदर्भ। ये प्रिय श्री जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर ये हस्तलिखित होगा, हाथ से नाम लिखा जाएगा। मुख्य विषय वस्तु आ गई। ये जो मंगल कामनाओं सहित हमने लिखा है, ये जो वाक्य है हमारा वो हस्तलिखित होगा। और नीचे हमने देखा है कि भवदीय के स्थान पर क्या करना है, शुभेच्छु लिखना है। उसके बाद आपके भेजने वाले के साइन हैं और उनका नाम आ गया। और यहाँ पर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, प्रेषिती मतलब पाने वाले का पद नाम आपको यहाँ पर लिखना है, नाम एड्रेस पूरा यहाँ पर देना है। ये हमने एक अर्धशासकीय पत्र जो है तैयार किया है। जैसे यहाँ पर विभाग का नाम आ गया, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, और उसके बाद यहाँ पर दिनांक है। विषय हमने लिख दिया, प्रिय श्री लिख दिया हमने। और उसके बाद ये मुख्य रूपरेखा आ गई है। यहाँ पर आपका शुभेच्छु, आपका शुभेच्छु शुभकामनाएं जो देनी हैं वो हमने यहाँ पर दे करके और फिर आपका शुभेच्छु लिख करके यहाँ पर साइन और यहाँ पर नाम और बाद में पदनाम आ जाएगा। और यहाँ पर प्रेषिती यानी कि पाने वाले का नाम, उसका पद, उसका कार्यालय, ये सब चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अर्धशासकीय पत्र जो है वो मैं की शैली में लिखा जाता है। ये उत्तम पुरुष में आएगा, बाकी सारे अन्य पुरुष में। ये है कार्यालय पत्र। सामान्य रूप से जो कार्यालय पत्र हम लिखते हैं उसके बारे में हमने बात की कि कार्यालय पत्र जो हमने पहले देख लिया था। प्रारूप वही है। सबसे पहले कार्यालय का पद नाम, कार्यालय का नाम आ गया और स्थान आ गया। उसके बाद जो अधिकारी है उसका पद नाम यहाँ पर आ जाएगा और उसके कार्यालय का नाम आ जाएगा और पता आ जाएगा पाने वाले का। और फिर विषय है, संदर्भ है, संबोधन भवदीय करके जो आप लिख रहे हैं, और फिर मुख्य चीज़ आ गई। और यहाँ पर फिर भवदीय लिख करके पहले साइन होंगे और उसके बाद नाम होता, पहले साइन होंगे और उसके बाद नाम होगा। और उसके बाद अगर आपने कोई अटैचमेंट लगाई हैं तो उनके बारे में हम लिखेंगे कि क्या चीज़ आपने वहाँ पर अटैच किया है, तो इसको संलग्न कहते हैं।
और उसके बाद प्रतिलिपि जिसको भेजनी है उनको वरीयता के क्रम में लिखेंगे और अंतिम जो है वो रक्षित पत्रावली होगी, यानी कि आपकी ऑफिस कॉपी हम रखेंगे उसको रिकॉर्ड के लिए। ये हमने यहाँ पर एक पत्र सामान्य रूप से तैयार किया है, जिसमें हमने पहले यहाँ पर कार्यालय का नाम और पता लिख दिया है, यहाँ पर पत्र क्रमांक लिखा है, यहाँ दिनांक, और ये जिस अधिकारी को हम भेज रहे हैं उनका पद नाम और कार्यालय का पता आ गया, और विषय और संदर्भ। उसके बाद मुख्य भाग है, फिर यही ध्यान रखना है यहाँ पर हस्ताक्षर हैं, और फिर अधिकारी के नाम, और फिर यहाँ पर पद नाम आ गया है। संलग्न हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर किसी समाचार पत्र की प्रति हमने लगानी है तो वो हमने यहाँ पर लगा दी है, और बाद में हमने इसको प्रतिलिपि जो है वो भेजी है, वो हमने लिख दिया कि किस किस को हमने भेजनी है, और इसको रक्षित पत्रावली अवश्य हम लिखेंगे। अनुस्मारक, स्मरण पत्र या रिमाइंडर। रिमाइंडर किस लिए होता है? पूर्व में कोई पत्र भेजा जा चुका है और हमें उसका उचित जवाब या समाधान समस्या का नहीं हुआ है, तब हम उसी प्रतिष्ठान को, उसी अधिकारी को फिर से उसी काम के लिए कह रहे हैं, ऐसे में हम उसको रिमाइंडर भेजेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको पत्र का ये प्रकार ऊपर लिखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर अनुस्मारक भेज रहे हैं। अनुस्मारक आपको शब्द यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मुख्य भाग में पूरा ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हम इतने से काम चला लेते हैं कि संदर्भ में उल्लिखित पत्र जो है वो हमारा विषय है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक अनुस्मारक तैयार किया है, यहाँ पर हमने लिखा है अनुस्मारक, देखिए, और यहाँ पर आ गया है भेजने वाले विभाग का नाम और पता, उसके बाद जो है पाने वाले का पद नाम और पता आ गया है, पत्र क्रमांक और दिनांक हमने लिख दी है। विषय और संदर्भ में पूर्व का जो पत्र है, जो पहले हमने पत्र भेजा है जिसके अनुसार हमें काम करवाना था लेकिन नहीं हुआ वो काम, उस संदर्भ को यहाँ पर हम लिखेंगे कि पूर्व में ये पत्र जो है इसका ये क्रमांक है, और वही हमारा संदर्भ रहेगा। तो महोदय के साथ मुख्य विषय वस्तु हमारी यही होगी कि जो उपयुक्त संदर्भ में आपको पत्र हमने भेजा था उस संबंध में उचित कार्यवाही करें। तो यहाँ पर विषय वस्तु हमें विस्तार से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा विस्तार आपने पूर्व पत्र में दिया है, जिसे आप संलग्न के रूप में, अटैचमेंट के रूप में यहाँ पर देंगे। ये आपको अटैचमेंट लगाना है और सारा ब्यौरा जो है उस अटैचमेंट में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर वही भवदेय लिख करके पहले हस्ताक्षर है, नाम है और पद नाम है, प्रतिलिपि जिसको भेजनी है वो हम लिखेंगे, और नीचे जो है पुनः हस्ताक्षर और नाम पद नाम यहाँ पर लिख देते हैं, और जब कॉपी भेजी जाती है तो यहाँ पर हम साइन करके उसको भेजते हैं। यहाँ पर हमने एक रिमाइंडर जो तैयार किया है, यहाँ पर देखिए आप, पूरा कार्यालय का पता आ गया है, पत्र क्रमांक आ गया है, दिनांक आ गई है, जिसको भेजा जा रहा है वो पूरा पद नाम और पता है। इसके बाद विषय है और संदर्भ है। देखिए संदर्भ जो हमारा ये पत्र क्रमांक था वो है, क्योंकि इस पर पहले कार्यवाही नहीं हुई, इस कारण से हमने क्या किया, लिखा है कि कृपया आप उक्त विषय में हमारे उपयुक्त पत्र का अवलोकन करें और इसी के अनुसार आपको कार्यवाही करनी है। तो हमने संलग्न किया है क्या, उक्त पत्र की छाया प्रति, जो पत्र संदर्भ में दिया था उस पत्र की हमने कॉपी जो है वो यहाँ पर संलग्न कर दी है, और जो निर्धारित प्रपत्र था वो हमने लगा दिया है, और उसके बाद पुनः यहाँ पर हस्ताक्षर, नाम और पद नाम हमने यहाँ पर दे दिए हैं। अगला है परिपत्र। हमें मूल चीज जो है वो ये ध्यान रखनी है कि इन पत्रों में आपस में अंतर क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो परिपत्र है वो अपने आप में इसलिए अलग है कि परिपत्र एक साथ अनेक को भेजे जाने वाला पत्र है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में जो आएगा उसमें आप देखिए कि एक साथ, यानी कि कोई जैसे कॉलेज एजुकेशन का है तो डायरेक्टरेट की तरफ से समस्त महाविद्यालय के प्राचार्यों को आता है, तो समस्त, इसका मूल जो है वो क्या है, समस्त। तो यहाँ पर परिपत्र एक से अधिक लोगों को ना भेजे जाने वाला पत्र है।
अधिक लोगों को भेजा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? एक ही सामग्री को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को एक साथ भेजा जाना। तो इसलिए इसमें जो संबोधन होगा वो किसके प्रति? समस्त। तरीका वही रहेगा जिस तरह से हमने यहाँ पर जो है विभाग का नाम, दिनांक और क्रमांक लिखा है। यहाँ पर परिपत्र विषय शब्द जो है यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर विषय लिखेंगे, और उसके बाद समस्त हम शब्द क्या लिखेंगे? समस्त। जो भी समस्त प्राचार्य हैं या समस्त जिला अधिकारी हैं, जिसको भी आपने लिखना है उसको आप समस्त करके सामान्य रूप से संबोधित करेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा है समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कार्यालय अध्यक्ष, यानी कि इन सबको ही कॉपी जाएगी। इसलिए ये परिपत्र है, क्योंकि एक विभाग को नहीं जा रहा है, एक व्यक्ति को नहीं जा रहा है, बल्कि किसको जा रहा है? समस्त को, अनेक को जा रहा है। इसलिए ये क्या है? परिपत्र है। तो यहाँ पर हमने एक परिपत्र तैयार किया है, जिसमें आप देखिए प्रतिलिपि किसको भेज रहे हैं? हम समस्त कार्यालय अध्यक्ष को भेज रहे हैं और समस्त विभागाध्यक्षों को भेज रहे हैं। परिपत्र शब्द यानी कि सर्कुलर, परिपत्र मतलब सर्कुलर, जो एक साथ अनेक को भेजा जा रहा है। यहाँ पर हम अलग अलग कॉपी नहीं दे रहे, समस्त कार्यालय अध्यक्ष राजस्थान सरकार। तो इसका मतलब क्या है? एक साथ ये सबको जाएगा। अगर 20 हैं तो 20 को एक साथ चला जाएगा। अधिसूचना, वो चीज तो ये है कि अधिसूचना है क्या? अधिसूचना वह सरकारी आदेश या वह सरकारी नियम है जिसको सरकार के द्वारा पारित किया गया है और ये राजपत्र में यानी कि गजट में प्रकाशित होगा। अधिसूचना जो है हमेशा गजट में प्रकाशित होती है। गजटेड ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र है या नियुक्तियां हैं, उनके संबंध में, राजकीय नियमों के संबंध में, अवकाश के संबंध में, चेतावनी के संबंध में, भूमि अवाप्ति के संबंध में ये हो सकती है। इसलिए बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, विभाग का नाम है, क्रमांक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है? आपको ये देना पड़ेगा कि राजपत्र के किस भाग के किस अनुभाग में प्रकाशित होने के लिए ये अधिसूचना जा रही है। जब आप इस पत्र को भेजेंगे, जब आप इस पत्र को भेजेंगे तो आप ये उल्लेख करेंगे कि एक प्रतिलिपि जो है वो राजकीय मुद्रणालय को भी जाएगी, क्योंकि गजट में वहाँ से प्रकाशित होगी। तो ऐसे में कॉपी वहाँ पर भेजना जो है वो ज़रूरी है। और ये क्योंकि हमें गजट में जो प्रकाशित हैं वो केंद्र में तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, तो इस कारण से यहाँ पर आज्ञा से लिखा जाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप में नहीं होगी बंद के द्वारा, क्योंकि ये राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय की ही आज्ञा से जाते हैं राजपत्र में। तो यहाँ पर आप राजपत्र का नाम लिखेंगे कि वो भारतीय राजपत्र है या राजस्थान का राजपत्र है, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाए कि किस गजट में ये प्रकाशित होगी। यहाँ पर जैसे हमने भारत सरकार का लिया है, क्रमांक हो गया है, दिनांक हो गया है, और यहाँ पर जो है स्थानापन्न के लिए ये जो अधिसूचना है जारी हुई है और ये आज्ञा से जारी हुई है, और प्रतिलिपि जो है इसकी हमने जहाँ जहाँ भेजनी है, और अंत में फिर से हम हस्ताक्षर और पदनाम लिखते हैं। निविदा, टेंडर नोटिस, निविदा सूचना या टेंडर नोटिस। अगर हमें कोई अपना काम करवाना है, कोई संस्था के लिए हमने कोई सामान खरीदना है, तो कम समय में अच्छी क्वालिटी का सही दरों में हमें सामान खरीदना है, तो इसके लिए ये निविदा जो है वो आमंत्रित की जाती है। संस्था के द्वारा होगी और संस्था के द्वारा ये विवरण जो है अखबारों में ये निविदा सूचना जो है प्रकाशित करवाई जाती है। तो इसमें भी मुख्य भाग तो वही रहेगा कि सबसे ऊपर कार्यालय का नाम और पता होगा जो इस निविदा को आमंत्रित करता है, और अंत में यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंत में आमंत्रण अधिकारी का पद नाम दिया जाता है और उस संस्था का नाम दिया जाता है। यहाँ पर हम हस्ताक्षर नहीं करते हैं क्योंकि ये अखबार में जा रही है। तो यहाँ पर जो प्रकाशित होने के लिए जा रही है वहाँ पर साइन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मूल में जो है वो हस्ताक्षर रहते हैं। निविदा में धरोहर राशि, अनुमानित लागत, ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं,
और एक समय सीमा जिसमें आपको काम करवाना है, उस समय सीमा को देना भी यहाँ पर ज़रूरी होता है कि धरोहर राशि आपकी कितनी है और अनुमानित लागत उस सामान के लिए कितनी आने वाली है, ये आपको स्पष्ट रूप से देना पड़ेगा निविदा के लिए। हमने यहाँ पर एक निविदा आमंत्रित की है सामान के लिए। अब देखिए, आप सीधा लाइन में भी लिख देते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप पूरा ये तालिका बना देंगे तो समझने वाले को भी आसानी होगी कि क्रम संख्या में आप अपना सामान का नाम लिखिए, कितनी संख्या में अनुमानित लागत आपकी तरफ से कितनी है और धरोहर राशि जो है वो आप कितनी लेने वाले हैं, और जिस काम को आप कराने वाले हैं उस काम को पूरा होने में आपकी समझ में कितना समय लगने वाला है, वो सब हम यहाँ पर देंगे। तो इस तरह से अगर आप तालिका बना देते हैं निविदा के लिए तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप में समझ में आती है, इसलिए आप कोशिश करिए कि ये तालिका आप दें। आपको सारे नियम और शर्तें यहाँ पर देनी है, जैसे कि निविदा प्रपत्र जो है वो कितने शुल्क के साथ जमा कराना है, कितनी दिनांक तक कराना है, कौन से कार्यालय में कराना है, आपको धरोहर राशि किस माध्यम से जमा करवानी है, और आपकी निविदा जो आप आमंत्रित कर रहे हैं वो कब किस समय खोली जानी है, ये सब चीज़ें जो हैं स्पष्ट रूप से आप वहाँ पर लिखेंगे। निविदा में ये अति आवश्यक है कि इन बातों को, नियम और शर्तों को आप जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर दें। अंत में पद नाम और संस्था का आप पता लिख देंगे। यहाँ पर जैसे हमने एक निविदा जो है वो ली है, आप देखिए, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है प्रश्न पत्र को हमें मुद्रण करवाना है, छपवाना है, तो इसके लिए अनुमानित लागत कितनी है, धरोहर राशि कितनी है, और ये सारा विवरण जो है हमने यहाँ पर दिया है कि अंतिम तारीख कौन सी है और निविदाएं खोलने का समय और दिनांक क्या है। तो सबसे पहले तो विभाग का नाम आ गया है, उसके बाद क्रमांक आ गया है। क्रमांक अति आवश्यक है, और विभाग का नाम, पूरा विभाग का पता स्पष्ट रूप से होना चाहिए, क्योंकि इसी पते से जो है पहचाना जाएगा कि निविदाएं जो है वो किसके द्वारा आमंत्रित की गई हैं। और उसके बाद नियम और शर्तें जो हैं वो स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर लिखनी है। ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अखबार में जो निविदा प्रकाशित होती है वहाँ पर साइन नहीं होते हैं, पद नाम से ही वहाँ पर काम चल जाता है। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जो है आप परिचित ही होंगे कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है ना। तो सरकार के द्वारा जो है कोई निर्णय, कोई घोषणा की जाती है तो वो अखबार में दी जाती है, तो इसलिए ये क्या है, प्रेस विज्ञप्ति। तो प्रेस विज्ञप्ति के लिए क्या ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें तो कि कार्यालय का आप नाम भी लिखेंगे, पता भी लिखेंगे, लेकिन ऊपर दाहिनी ओर आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि ये जो प्रति है वो प्रकाशन के लिए जा रही है, प्रेस में आप दे रहे हैं, प्रेस में प्रकाशन के लिए दे रहे हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखना है। और वही है, अंत में आप पद नाम लिखेंगे, अंत में पद नाम लिखेंगे। कार्यालय का नाम आ गया है, पता आ गया है, क्रमांक आ गया है, दिनांक हो गई, विज्ञप्ति सूचना आ गई है आपकी। यहाँ पर पद नाम, आप देखिए आरपीएससी से जारी होती है तो सचिव लिखा रहता है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ पद नाम यहाँ पर दे देना है और इसी से हमारा काम चल जाएगा। और स्पष्ट रूप से आपको अपनी बात यहाँ पर कहनी है, पता जो है वो पूरा यहाँ पर लिखना है, कार्यालय का नाम और पता पूरा होना चाहिए यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय, ये पूरा पता लिखा है हमने, है ना। उसके बाद पत्र क्रमांक हो गया है, दिनांक हो गई है, दिनांक में ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोमा लगाना आपको ज़रूरी है। विषय हमने दे दिया है, मूल विषय वस्तु आ गई है, और यहाँ पर पद नाम दिया है, अपना नाम नहीं देना है, पद नाम देना है और उस संस्था का नाम देना है जहाँ से ये प्रकाशित होने जा रही है। तो ये बात हुई हमारी पत्रों के प्रारूप के बारे में। अब हम बात करें कि निबंध में हमें क्या करना है। तो जैसे हमने संक्षिप्तीकरण किया और पल्लवन किया, जहाँ पर हमें मूल चीज़ देखनी थी कि भाव, तो ऐसे ही पहली बात तो आपको क्या करनी है, निबंधों में
निबंध को चुनना है, क्योंकि जब आपके पेपर में निबंध आते हैं, 2 या 3 निबंध हैं, तो उन निबंधों में से आप ये देखेंगे कि आपकी रुचि का और आपकी जानकारी वाला निबंध कौन सा है। अगर आप कोई आर्थिक विषय से संबंधित चुन रहे हैं, सामाजिक विषय से संबंधित चुन रहे हैं, राजनीति से संबंधित चुन रहे हैं, तो आपको उसकी मूल विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। आप अपनी बातों को किसी कविता या किसी व्यक्ति की उक्ति से, विद्वानों के कथनों से आप उसको पुष्ट कर सकते हैं। आप निबंध लिखते समय अपने दिमाग में एक रूपरेखा जरूर बनाइएगा कि सबसे पहले आपको उसकी भूमिका, चाहे वहाँ भूमिका शब्द नहीं लिखना आपको, लेकिन आपके मन में एक भूमिका 2 लाइनों की तैयार होनी चाहिए कि आप किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो मध्य भाग रहेगा उसमें आप उसकी कोई विशेषताएं हैं या उसकी कोई कमियां हैं जिसके बारे में आप बताने जा रहे हैं, वो कम शब्दों में अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हमारे पास शब्द बहुत ही कम है। यहाँ पर भी हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने संक्षिप्तीकरण में रखा था, वहाँ पर भी हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, सामासिक पदावली का प्रयोग किया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हम कम शब्दों में अपनी बात कह पाएंगे। अंत में निष्कर्ष रूप में जो आप निष्कर्ष दे रहे हैं वो ध्यान रखना है हमें कि निष्कर्ष रूप में हम जो है एक सकारात्मक चीज़ वहाँ पर दें। चाहे आप 2 लाइनों में ही निष्कर्ष दे रहे हैं, निबंध में निष्कर्ष देना अंत में बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि अपनी बात कहते कहते और आपने कोई विशेषताएं बताई, कोई गुण बताए और आपने ख़त्म कर दिया। उसका एक सार रूप में जब आप निष्कर्ष देंगे, सकारात्मक रूप में आपको देना है, कहीं पर भी आपकी नकारात्मकता नहीं झलकनी चाहिए। चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या के बारे में आप लिख रहे हैं, लेकिन जो भी आपका सुझाव है, जो भी आपकी बात है, वो आपको सकारात्मक रूप में ही लिखनी है, नकारात्मक नहीं लिखनी। अपनी बात की पुष्टि के लिए आप शुरू में किसी का कथन ले सकते हैं, कोई कविता की पंक्तियाँ ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप अंत में उस चीज़ को देना चाहते हैं तो अंत आप उस पंक्ति या सूक्ति के साथ कर सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। बात संक्षेप में संक्षिप्तीकरण का तरीका आप अपनाएंगे निबंध में। जिस विषय की, अगर आप अर्थशास्त्र का विषय चुन रहे हैं, अगर आपको आंकड़ों की जानकारी नहीं है तो ऐसा विषय आपको नहीं चुनना चाहिए। अगर आप साहित्य से लेकर के कोई विषय लेकर से चुन रहे हैं, तो अगर आपको उस कवि की जानकारी नहीं है तो आप ऐसा निबंध नहीं चुनेंगे। जिस विषय की मूल बात आपको पता है, आप ऐसा ही निबंध चुनें और उसी के बारे में लिखें, बजाय इसके कि हमने प्रिय कवि या अपने राजनीति का या फिर अर्थशास्त्र का कोई विषय चुन लिया लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा विषय तो हमें चुनना ही नहीं है। तो आप अपनी जानकारी से ही विषय को चुनें। अर्थशास्त्र में रुचि है तो अर्थशास्त्र का विषय चुनें, साहित्य में रुचि है तो साहित्य का विषय चुनें, अन्यथा यूं ही मेरा प्रिय कवि या मेरा प्रिय साहित्यकार विषय आप ना लें अगर आपकी रुचि नहीं है तो ये हमारा बहुत ही संक्षेप में था जानकारी। अगर आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में लिख करके भेज सकते हैं, फिर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अपनी तैयारी इसी तरह से रखिए और मुझे नहीं लगता कि इतना करने के बाद आपको कोई भी समस्या होगी, लेकिन फिर भी अगर है तो हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।